नमस्कार साथियों। मूल अधिकार की पहले 2-3 क्लास हो चुकी हैं। आज हम मूल अधिकार लगभग समाप्त कर देंगे। आज की क्लास में कोशिश रहेगी। अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और उस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह बात लिख दी गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जा सकता है। लेकिन जो विधि है वो उचित होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। और ये जो विधि है, ये विधि कार्यपालिका विधि नहीं है, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि है। ऐसा नहीं है कोई मंत्री परिषद है या कार्यपालिका है वो कोई विधि बना दे, ऐसी कोई नियम बना दे उसके द्वारा छीन सकते हैं इसको ना। विधानमंडल पूरा जब विधि बना देगा तब जाकर आपका आर्टिकल 21 को कम किया जा सकता है, छीना जा सकता है। ये जो विधि शब्द था, ये जो विधि शब्द है, इस विधि शब्द के ऊपर कई बार विवाद हुआ है, लेकिन यहां भी इस विधि शब्द के ऊपर विवाद है। और इस विधि शब्द की व्याख्या के लिए ही 2 प्रमुख वाद आए थे, 2 प्रमुख निर्णय आए थे। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इस संबंधी केस गया था प्रमुख रूप से। एक पहला वाद था A.K. गोपालन वाद 1951। इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुच्छेद 21 जो है वो कार्यपालिका विधि से संरक्षण देता है। कौन सी विधि से? कार्यपालिका विधि से। मतलब कार्यपालिका आपके अनुच्छेद 21 को, आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कम नहीं कर सकती है, वंचित आपको उससे नहीं कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ A.K. गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानमंडल विधि बनाकर ये कर सकती है, वो पहले से ही पता था। इसके बाद में एक वाद और आया, मेनका गांधी वधा भारत संघ 1978 में, और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन को थोड़ा सा पलटते हुए ये जो विधि शब्द है इसकी और ज्यादा व्याख्या की थी और इसमें कहा था कि कार्यपालिका विधि हो चाहे विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि हो, दोनों कार्यपालिका विधि के द्वारा तो छीन ही नहीं सकते, लेकिन विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाकर आप 21 को छीनने की कोशिश करोगे, 21 से किसी व्यक्ति को वंचित करने की कोशिश करोगे, तो वो जो विधि होगी वो विधि की प्रक्रिया, जो विधि की प्रक्रिया है वो सरल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए और साथ ही साथ अनुच्छेद 14 व 19 के अनुरूप होनी चाहिए। तब जाकर आप किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। तो यह था आपका आर्टिकल 21, जिसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को विधानमंडल या संसद विधि बनाकर उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकती है। इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं, जैसे चुप रहने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, महिलाओं को यौन संरक्षण संबंधी अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। बहुत सारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बार बार व्याख्या होती रही है। इसके बाद जो है आपका अनुच्छेद है 21(1) में शिक्षा पाने का अधिकार जोड़ दिया गया 21 के तहत। जो आपका 21(1) है उसके अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो उनका मूल अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ दिया गया और इस 86वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जगह परिवर्तन हुए थे। एक तो आपके मूल अधिकार में हुआ, दूसरा नीति निर्देशक तत्व में हुआ और तीसरा मौलिक कर्तव्य में हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भाग 3 में तो जोड़े गए मूल अधिकार, जिसमें जोड़ा गया 21(1). भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 की भाषा में संशोधन किया गया और भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो मौलिक कर्तव्य माता पिता का वो जोड़ दिया गया। तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन।
अनुच्छेद 21 एक मूल अधिकार। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 22। मूल अधिकारों में पढ़ते हैं अनुच्छेद 22। जब आपको अनुच्छेद 21 में प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है तो उस दशा में आपको संरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 22 काम आता है। मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध संबंधी जो कानून बनते हैं उनसे आपको संरक्षित करता है, वो है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 एक में लिख दिया गया था कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है निवारक निरोध कानून के अलावा, निवारक निरोध में नहीं, सामान्य रूप में, तो अगर आपने किसी को सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार किया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को अपने स्वयं की पसंद का, अपनी रुचि का वकील करने की छूट है, पूर्णतः स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद आपके 22(1) में लिख दिया गया था। 22(2) में लिखा गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर से ध्यान रखना, यह सामान्य विधि के लिए निवारक निरोध विधि जो होती है अगर वो लागू है, उसके तहत गिरफ्तार किया गया तो उसके लिए 3 माह की व्यवस्था है और अलग है। सामान्य रूप से निवारक निरोध के अलावा अगर किसी अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। यह आपको अनुच्छेद 22(2) में लिखकर दे दिया है। 22(3) जो अनुच्छेद है यह आपको बताता है कि जो 22(1) है, गिरफ्तारी का कारण बताना, 24 घंटे में पेश करना, अपनी रुचि का वकील करना, ये 22(1) और 22(2) किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे? विदेशी शत्रु। अगर कोई विदेशी शत्रु है तो उसको ये प्राप्त अधिकार नहीं है। और अगर मान के चलो कोई निवारक निरोध में गिरफ्तार हुआ है तो उसको भी, व्यक्ति को ये प्राप्त अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, भाई सामान्य में तो 24 घंटा था, निवारक निरोध में अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसको 3 माह तक आप कैद तभी रख सकते हो, 3 माह की अवधि तक निरुद्ध तब ही कर सकते हो जब एक सलाहकार बोर्ड गठित हुआ हो। उस सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय का वर्तमान या फिर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हो, उनका एक सलाहकार बोर्ड बना हो। सलाहकार बोर्ड ने यह अनुशंसा कर दी हो कि भाई इस व्यक्ति को आप 3 महीने तक निरुद्ध कर सकते हो, तब जाकर आप 3 महीने तक निरुद्ध करोगे। भाई सामान्य रूप से गिरफ्तार हुआ तो 24 घंटे में ही पेश करना है। निवारक निरोध कानून के तहत अगर गिरफ्तार कर लिया तो भी आप 3 महीने तक तब रोक सकते हो उसको जब एक सलाहकार बोर्ड जो गठित होता है उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में, वो बोर्ड आपको यह अनुशंसा कर दे कि आप इसको 3 महीने तक निरुद्ध रख सकते हो, नजरबंद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 22(5). अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून में भी गिरफ्तार किया है तो उस गिरफ्तारी का कारण बताना है उसको यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सकता है आप उसको कारण बताइए। ये बात जैसे अनुच्छेद 22(1) में लिखा था कि सामान्य रूप से अगर किसी दंड में सामान्य रूप से कोई उल्लंघन किया है कानून का या अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार करना, उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। ऐसे ही अगर निवारक निरोध कानून में गिरफ्तार कर लिया तो पर अनुच्छेद 22(5) के तहत उस व्यक्ति को यथाशीघ्र आपको कारण बताना है, समय सीमा नहीं दी गई, यथाशीघ्र लिखा गया। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। 22(6) के अंतर्गत अगर किसी प्राधिकरण द्वारा निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वो ऐसे तथ्यों को प्रकट नहीं करेगा, नहीं बताएगा, उस व्यक्ति को भी किसी को नहीं बताएगा जो लोकहित के विरुद्ध हों। अगर कोई ऐसे तथ्य हैं, ऐसी बातें हैं गिरफ्तारी में जो लोकहित को प्रभावित करती हैं, आम जन को प्रभावित करती हैं, तो वो उनको तथ्यों को नहीं बताएगा। अनुच्छेद 22(7) इसके तहत संसद विधि बना सकेगी, किसके लिए? कि अगर किसी व्यक्ति को मान के चलो सलाहकार बोर्ड ने बता दिया कि भाई 3 महीने तक आप निरुद्ध कर सकते हो, अगर संसद चाहे तो इस 3 महीने की अवधि को बढ़ा भी सकती है। तो अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद इस मामले में विधि बना सकती है। किन मामलों में कितनी अधिकतम सजा होगी? भाई निवारक निरोध के तहत किस मामले में व्यक्ति को कितनी अधिकतम सजा होगी, उसके लिए भी क्या कर सकती है संसद? विधि
बना सकती है। और जो सलाहकार बोर्ड होता है, जो सलाहकार बोर्ड बनाते हैं, उसकी भी जांच प्रक्रिया संबंधी नियम संसद बना सकती है। तो 22(7) संसद को यह अधिकार देता है। तो यह था आपका अनुच्छेद 22। यहां पर होते हैं स्वतंत्रता के अधिकार आपके पूरे, 19 से 22 तक पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले निवारक निरोध से संबंधित कुछ कानून बने थे संसद द्वारा। निवारक निरोध कुछ कानून प्रस्तुत किए गए थे विधि बनाकर, वो आप देख लो। पहला उसी नाम पर था, निवारक निरोध कानून PTA, जो 1950 में आया था। PDA जो 1950 में आया। और दूसरा था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, मीसा कहते हैं, जो 1971 में आया था। तीसरा था वो था विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया था, जैसे अपन लोग कॉफे कोसा कहते हैं, COFE जो 1974 में लाया गया था। इसके बाद एक अधिनियम और बनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासू का, बहुत चर्चा में रहा था 1980 में। आतंकवाद विध्वंसक एवं गतिविधि निवारण अधिनियम बनाया गया था, टाडा, फिल्म भी बन गई थी इस नाम से, टेररिस्ट एक्टिविटी एंड डिस्ट्रक्ट एक्ट, तो वो बनाया गया था 1985 में। इसके बाद बनाया आतंकवाद निरोधी अधिनियम, पोटा, जो कि 2002 में बनाया गया था। साथ ही साथ जो लास्ट बना था UAPA, जो 2004 में बनाया गया था, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम। तो ये आपके निवारक निरोध अधिनियम एक्ट विधि कानून संसद के द्वारा बनाए गए थे। यहां पर आपका पूरा होता है। इसके बाद हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार संपूर्ण हुए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो जो अनुच्छेद 23 है वो कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। जो दुर्व्यापार है और बाल श्रम भी है और बलात्श्रम भी है, बलात्श्रम पर रोक, बाल श्रम पर भी रोक है, यह आपको अनुच्छेद 23 बताता है। अनुच्छेद 23 का एक भाग है अनुच्छेद 23(1). इसके तहत किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी करवाना, बाल श्रम करवाना, बलात्श्रम करवाना, वो जो हाडी सागी कुछ प्रथाएं चलती हैं मजदूरी वाले, वो करवाना, ये सभी के सभी दंडनीय अपराध हैं। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या दुर्व्यापार करते हैं, मानवों का दुर्व्यापार करते हैं, मानवों की तस्करी करते हैं, दास प्रथा, तस्करी या कोई वैश्यावृत्ति, अनैतिक कार्य, इस प्रकार के जो कार्य, बलात्श्रम है, बंधुआ मजदूरी है, बेगार प्रथा है, ये सब के सब क्या है, दंडनीय अपराध है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि उसका क्या है, मूल अधिकार है। अब ये जो आपका आर्टिकल 23(1) है, इसके बाद है आर्टिकल 23(2). अगर मान के चलो ये सब पे तो रोक है ही है, लेकिन सरकार चाहे तो सार्वजनिक क्षेत्र में किसी से, सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है ना, ऐसे नहीं निजी अपने लिए, कोई संपूर्ण देश का मामला हो तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोई कार्य करवा सकती है, वो बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे अपने NCC वगैरह होती हैं, वो बच्चे काम भी करते हैं, कई जगह पर कोई प्रोग्राम होता है, राष्ट्रीय फंक्शन होता है, राज्य स्तरीय फंक्शन होता है, गणतंत्र दिवस होते हैं, स्वतंत्रता दिवस होते हैं, उस समय काम करते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो उस समय की बात यह है, तो इस प्रकार से ये सब बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं आते। जैसे जनसंख्या जनगणना है, पशु जनगणना है, या फिर और गैर शैक्षणिक कार्य जो अध्यापकों से करवाए जाते हैं, या फिर स्काउट वगैरह वाले लोग जो कार्य करते हैं, वो सारे के सारे इस श्रेणी में नहीं आएंगे कि वो बलात्श्रम की श्रेणी में रखे जाएं। और उनमें लेकिन एक बात है कि उन कार्यों को करवाते समय धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म विशेष को प्रायोरिटी दे रहे हो, जाति, मूल वंश किसी को प्रायोरिटी दे रहे हो। स्काउट में एक ही तरह के लोग ले रखे हैं, NCC में ना, वहां पर इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपके आर्टिकल 23(2) के अंतर्गत लिख दिया गया है। तो 23(1) में तो बलात्श्रम, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, दुर्व्यापार,
वैश्यावृत्ति, अनैतिक कार्य, इन पर रोक लगाई गई। ये सब कानूनी दंडनीय अपराध है, दंड मिलेगा। लेकिन 23(2) के द्वारा सरकार अगर चाहे, राज्य अगर चाहे तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए काम करवा सकता है, वो बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन उस कार्य को करवाते समय जाति, मूल, वंश, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के तहत कुछ कानून पेश हुए थे, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लिखा हुआ है 1948, समान पारिश्रमिक समान वेतन मिलेगा। 1976 बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई थी, उसके लिए एक्ट बना दिया गया था 1976 में कि आप किसी को अपने यहाँ पर बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रख सकते हैं। पहले पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे कि तेरे बाप ने कर्जा नहीं चुकाया, तू आजा हमारे यहाँ पर काम करने, उसके बाद आजा, उसको खत्म कर दिया गया था। महिला एवं बाल नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये 1986 में। कुछ अधिनियम है जो आपको याद रखें तो आपकी मर्जी, नहीं रखें तो आपकी मर्जी। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में ये लिख दिया गया था कि जो कारखाने वगैरह होते हैं, फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, इनमें तो जोखिमपूर्ण जगह होती है, वहां पर कार्य करने की रोक है, वहां पर बालकों को कार्य नहीं करवाया जाएगा। वैसे तो लिखा गया था कि कारखानों में बालकों के कार्य करने पर रोक, और कारखाने के साथ साथ ही खान होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, जोखिमपूर्ण कार्य जितने भी हो जिसमें जोखिम हो, जो उस बच्चे की उम्र के अनुरूप है ही नहीं, तो वहां पर बालकों को काम करवाने पर पूर्णतः रोक है। अगर कोई करवाता है तो दंडनीय अपराध है। लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, कोयला खदानों में या जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं कर सकते। वो एक सेम बात है। इसी के तहत कुछ कानून प्रस्तावित किए गए, कुछ कानून लाए गए थे। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो उल्लंघन करता है तो कानून लाने पड़ते हैं। कारखाना अधिनियम या तो आजाद होते बन गया था 1948 में। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया था, और बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। ये कुछ अधिनियम है जो आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से यह आपका अनुच्छेद 24। अब है आपका 23 और 24 के बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसके बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और वो है आपका 25 से 28। काफी कुछ है इसके अंतर्गत, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अनुच्छेद 25 में यह लिख दिया गया कि आपको अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, उसके अंतःकरण की आपको स्वतंत्रता है। उसके बाद 25(1) डालकर ये लिख दिया गया कि महाराज आप किसी भी धर्म को मानिए, प्रचार प्रसार कीजिए, अपनाइए, अंतःकरण कीजिए, लेकिन लोक व्यवस्था का, सदाचार का और स्वास्थ्य का, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यह आपको 25(1) में लिख दिया है। मान सकते हो, अपना सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है अनुच्छेद 25(1) के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, मतलब व्यवस्था खराब होनी नहीं चाहिए, यह लिख दिया गया है। अनुच्छेद 25(2) में यह लिख दिया गया है कि राज्य विधि का, धार्मिक मामले में विधि का निर्माण कर सकता है। और किस मामले में कर सकता है? कि किसी के धार्मिक आचरण से संबंधित। अब मानकर चलो कोई बहुत ऐसी बातें कर रहा है जो उत्तेजना भरी हो, तो उसको रोक भी सकता है। कोई संस्था ऐसी बातें कर रही हो जो किसी दूसरे धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ हो, तो उस संस्था पर बैन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं खुली छूट मिली हुई है। तो धार्मिक आचरण पर वित्तीय, राजनीतिक, प्रशासक नियमन, अगर कोई संस्था है जिसका वित्तीय, प्रशासनिक या राजनीतिक नियमन है, तो उसका नियमन विधि बनाकर किया जा सकता है राज्य के द्वारा। और साथ ही साथ जो हिंदू संस्था है कोई, उसको, जिसमें हिंदू शब्द आता है, जिसमें जैन, सिख ये शामिल हैं, उनके लिए, सभी वर्गों के लिए उस संस्था को खोला जा सकता है। ये आपके अनुच्छेद 25(2) में लिख दिया गया है। 25(2) के बाद आपका आता है अनुच्छेद 26, जिसमें लिखा है कि आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मतलब आप अपने धर्म का कोई कार्य करते हो जिससे और किसी को कोई परेशानी नहीं होती, तो ऐसे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की आपको स्वतंत्रता है। जैसे चैरिटी या धार्मिक प्रयोजन हेतु कोई संस्था का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कोई और प्रभावित नहीं हो रहा है, आप दान दक्षिणा कर रहे हैं, चैरिटी कुछ बनाकर, अपनी समिति बनाकर, तो आप बना सकते हैं धार्मिक रूप से
चल अचल संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। जैसे कई जगह आपने देखे होंगे आश्रम बने रहते हैं, फलाने का आश्रम, ढिकाने का आश्रम, तो वो संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर देखे होंगे आप लोगों ने। धार्मिक विषयों पर कार्यक्रमों का प्रबंधन और आयोजन, आप अपने धर्म से संबंधित किसी विषय पर कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जैसे रामलीला होती है, रासलीलाएं होती हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं, बाकी और धर्मों में भी होते हैं, लेकिन उससे किसी और का धर्म प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोक व्यवस्था, सदाचार, ये सब नहीं बिगड़ना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 27 आपको बताता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर में आपको छूट होगी। कुछ निश्चित संस्थाएं बनाई जाती हैं, उन संस्थाओं को उनके जो धार्मिक अभिवृद्धि होती है, वो जो चैरिटी वगैरह करते हैं, जगह जगह जाकर आयोजन करते हैं, तो उनको टैक्स में कुछ विशेष रियायत दी जाती है। तो विशेष छूट अनुच्छेद 27 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 आपको बताता है कि धार्मिक शिक्षा और उपासना की आपको स्वतंत्रता है। भाई कोई संस्था में आप जा रहे हैं, आप चाहें तो वहां उपस्थित हो, चाहे तो उपस्थित नहीं हो। अगर वहां पर आप कोई विशेष धर्म के हो और आपको लगता है कि मुझे इसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए और राज्य द्वारा वो पोषित संस्था है, तो आप वहां पर उपस्थित मत होइए, कोई परेशानी नहीं। ऐसे 28 में 3 आर्टिकल और हैं जो आप देख लो। अनुच्छेद 28(1) के तहत व्यवस्था की गई है कि अगर राजनिधि से कोई पूर्णतः पोषित संस्था है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भाई राज्य की तरफ से अगर कोई संस्था चल रही है, कोई सरकारी संस्था, तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) में यह लिख दिया गया है कि अगर कोई शिक्षण संस्था जो वास्तविक रूप से, जिसने लिख दिया गया, सरकार से अनुमति ले ली है कि वो धार्मिक प्रबंधन करती है, धार्मिक कार्य करती है, तो वो अपनी जगह पर धार्मिक शिक्षा दे सकती है। जैसे मदरसा वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो लोग धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं क्योंकि उनको स्वीकृति पहले से ही है। 28(3) में लिख दिया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता प्राप्त, राज्य से मान्यता प्राप्त या फिर राज्य के द्वारा उसको पैसे दिए जा रहे हैं, सहायता की जा रही है, राजनीति से सहायता प्राप्त, किसी तरीके की सहायता प्राप्त हो, धार्मिक शिक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा है, विद्यालय वगैरह, कई जगह पर ऐसा होता है कि एक ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं, कुछ होता है तो व्यक्ति उसमें उपस्थित नहीं होता, और नहीं होता है तो उसको छूट होती है कि वो उपस्थित नहीं हो। वो है आपके 28(3) के अंतर्गत उनका अधिकार। तो यह आप लोगों ने देखा अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब जाहिर सी बात है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपनाओ, उसके लिए कोई संगठन बनाओ और टैक्स में छूट पाओ, कहीं शिक्षा में उपस्थित हो, विशेष शिक्षा दो, लेकिन उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं जैसे सदाचार, लोक व्यवस्था, इनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 29 और 30 मूलतः अल्पसंख्यकों के लिए, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें संस्कृति और शिक्षा पाने का अधिकार है उनका। जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में लिख दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण राज्य करेगा। कैसे? 29(1) में लिखा गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखना। अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित, सुरक्षित रख सकता है। यह इसको मूल अधिकार प्रदान कर दिया गया है 29(1) के तहत। और 29(2) में प्रदान किया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा के आधार पर राज्य पोषित संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए। अगर कोई राज्य के द्वारा कोई संस्था चलाई जा रही है, उसमें धर्म, भाषा, मूल वंश, जाति के आधार पर आप किसी को प्रवेश से रोक नहीं सकते हो, यह व्यवस्था कर दी गई है। अनुच्छेद 30 आपको बताता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन प्रबंधन का अधिकार है। वही बात मदरसे वाली बात, बहुत सारे जो जिन को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जहां वो लोग अपने हितों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यह उनका अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत प्रदान कर दिया गया है। 30(1) में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। जो पहले पढ़ा था लगभग उसी का ये एक दूसरा भाग है कि वो लोग अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार शिक्षण संस्था अपनी स्थापित कर सकते हैं। और इसी में एक अनुच्छेद 30(1) में ही
ए जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कि अगर मान के चलो राज्य द्वारा ऐसी किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा जो अल्पसंख्यक वर्गों के संस्थाओं से संबंधित है, तो अगर उस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो जो मुआवजा उनको दिया जाएगा वो बाजार दर पर दिया जाएगा। तो मुआवजा किस पर दिया जाएगा? बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा अगर आप उसकी भूमि का अधिग्रहण करते हो तो। अनुच्छेद 30(2) में लिखा गया है कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षाओं के प्रबंधन के लिए अनुदान या सहायता में भाषा या धर्म का भेदभाव नहीं करेगा। अगर आप अनुदान देते हो, कई बार आता है, कई बने हुए हैं चैरिटी वाले या फिर कई संस्था बनी होती हैं, विवाद भी चलता रहता है। आप देखना उसमें जब संसद में लोग जाते हैं, कभी ना कभी धार्मिक मामलों में विवाद हमेशा लगभग चलता ही रहता है। जो भूमि अधिग्रहण वाला मामला था ये चला ही था राम मंदिर के टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है वो भी लोग ये मांग करते रहते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय से कि हमारे लिए कम फंड दिया था, बाकी जो संस्थाएं हैं उनके लिए आपने ज्यादा फंड दिया था। तो ऐसा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि एक वाले अल्पसंख्यक को ज्यादा दे दिया, एक वाले को कम दे दिया। जिसको जितनी आवश्यकता उतना ही राज्य उसको देगा। यह आपका अनुच्छेद 30(2) में लिख दिया गया है। तो ये थे आपके अनुच्छेद 30 तक। इसके बाद जो अनुच्छेद 31 है, जो अनुच्छेद 31 है उसको अनुच्छेद 31 को डिलीट कर दिया गया था, आप लोगों को पता ही है। जो किससे संबंधित था? संपत्ति के अर्जन से, संपत्ति अर्जन, स्वामित्व से, बेचने से, अर्जन, बेचने और स्वामित्व से संबंधित था। तो उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसको इस संविधान संशोधन के द्वारा 301 के तहत क्या बना दिया गया है? लीगल राइट्स बना दिया गया है। कानूनी अधिकार 301 के तहत बढ़ा दिया गया। जब 301 पढ़ेंगे तब हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका आता है एक मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये बाकी सब अधिकारियों का रक्षक है। तो इसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो बहुत 5 तरह की रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के बारे में अलग से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।